सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका एक बार अपने चैनल JB एडुनिस के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग। अब ये मत सोचना कि वीडियो पे वीडियो ले आया जा रहा है फालतू में। आज मैं पूरी फुल एंड फाइनल तैयारी के साथ आया हूँ। आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा जो मैंने रेडी करवा रखी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उस दिन तो वीडियो में जो था मेरे पास टाइम भी कम था और आपको मैं दिखा नहीं पाया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जो कास्ट का आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लोगों के कुछ डाउट थे कि जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो सेंटर का चलेगा या स्टेट का चलेगा, भी कौन सा बनवा के लेके जाएँ वहाँ। वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। EWS OBC SC ST स्टेट का लेके जाएँ, सेंटर का लेके जाएँ, रीन्यू करवाएँ या ना करवाएँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लगाएँ या ना लगाएँ। 10th की DMC लेके जाएँ या 8th की DMC लेके जाएँ। 12th की लेके जाएँ या ना लेके जाएँ। हायर ग्रेजुएशन जो की है वो साथ में लेके जाएँ या ना लेके जाएँ। मेडिकल जब वहाँ पे दोबारा से होगा या नहीं होगा। आई साइट का क्या चक्कर है, चश्मे वाले के साथ क्या होगा। ऑल दिस काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू आर सॉल्व इन दिस वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक समस्या को उठाते हुए, एक एक आपके डाउट को उठाते हुए चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहली बात 8th और 10th की हम करते हैं। कुछ लोगों ने जो 8th है वो उस टाइम पे की होगी जब 8th का बोर्ड वो करता था, ठीक है। जैसे कि 10th का है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम वो करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास 8th क्लास की DMC होगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात ये भी है कि जब उन लोगों ने अप्लाई किया होगा फॉर्म तो उस टाइम पे 8th की DMC लगाई होगी। सिंपल, समझ गए इतनी बात, ठीक है। और जिनके पास 10th की DMC है या जो लोग मेरे जैसे हैं, छोटी एज अभी उनकी 21-22 की हुए हैं और उनके टाइम में मतलब ये ऑफ कोर्स उनके टाइम में जो 8th है वो बोर्ड की नहीं होगी, ठीक है। मेरे टाइम पे भी नहीं थी, तो उनके पास 8th की DMC नहीं होगी और उन्होंने 8th किसी और स्कूल से की है, 10th किसी और स्कूल से की है, तो ये सब चीज़ें मैच नहीं करेंगी। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि 8th के जो DMC है उसके अंदर जो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, जैसे पेरेंट्स के नाम हो गए, माता पिता का या आपका कोई नाम या स्कूल का नाम, और वो 10th की DMC से डिसमैच हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें, ये भी हम बात करेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास 8th की DMC है और वही DMC आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे लगाई थी, तो आपको वो दोस्तों साथ में लेके जानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। और कुछ लोगों ने सिंपल वहाँ पे ऐसा लिख दिया था कि हमने 8th इस ईयर में इस स्कूल से की है, हमारे पास मतलब DMC अपलोड नहीं की थी, सिंपली 10th की DMC लगाई थी वहाँ पे, तो वो लोग अपनी 10th की DMC ले जाना। सबसे पहला डाउट आपका ये क्लियर होना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पूरी इसको देखना, आपकी सारी समस्याएं इसमें हल हो जाएंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं लेके जाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास पड़े हैं, फाइल मैं लेके आया हूँ घर से, और आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं वीडियोस लाइब्रेरी के ऊपर, छत के ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल स्टूडियो भी नहीं है और ना ही ऐसे कुछ मतलब इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम अपना चैनल जो है वो रन करवा पाएँ। लेकिन कोई बात नहीं, इन फ्यूचर मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। 1 मिनट का मुझे विराम दें। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं मेरी पुरानी सी फाइल से निकाल कर, फटी सी फाइल से निकाल कर के मेरे बढ़िया से डॉक्यूमेंट्स। देखिए सबसे पहला मेरा ये मानना है, देखिए वहाँ पे जो होगा वो होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वैकेंसी चाहे वो पंजाब FCA की हो चाहे वो हरियाणा FCA की हो, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सराउंडिंग्स में हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके सराउंडिंग्स में हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेट करते हैं, जो भी चीज़ें, वो हम सब अपने साथ में लेके जाएँ। कास्ट सर्टिफिकेट, सेंटर, स्टेट, वो सब बातें करेंगे। पहले देख लो, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका यही है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको साथ में आपको लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ले जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मंगवाएंगे, लेकिन हम ले जाएंगे यार। ये दैट इज़ द प्रूफ ऑफ योर PET कि तुम्हारा PET क्वालिफाई था, ठीक है। ये साथ में लेके जाएंगे। और ये है एक डोमिसाइल है भाई, रेजिडेंस है हरियाणा का। ये मेरे पास 2 हैं, एक 2017 का है, एक 2022 का है। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे तहसील जो थी वो और जगह थी, अब हमारी जो तहसील है वो और जगह है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी तहसील जो है वो चेंज हो गई है, तो आप, मैं कहूँगा कि इसको जो है रीन्यू करवा के लेके जाएँ। मैंने इसको रीन्यू करवाया है और अभी 3-4 दिन ही हुए हैं इसको आए हुए, जब बन के आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी DMC वगैरह की। सबसे मेन यही डाउट था लोगों का कि 10th की DMC कैसा। ये मेरी 10th की DMC है, ठीक है। मेरे मार्क्स देख लो देखना चाहते हो तो। ये मेरी 10th की DMC है,
मतलब इसके अंदर मैं यही लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे टाइम पे जो 8th थी वो बोर्ड की नहीं थी, तो मैंने 10th ही बोर्ड से की है। और मैं कहूँगा कि आप 12th भी अपनी ले जाएं साथ में, ठीक है जी। ये मेरे 12th के मार्क्स देख लो, मैंने नॉन मेडिकल की है। 12th में मेरे पास मैथ्स था और मेरे 430 नंबर है 500 में से। और इनकम सर्टिफिकेट, हाँ ये सब लोगों का डाउट था, ये है EWS भाई साहब। मैं EWS कैटेगरी से हूँ, वैसे जनरल हूँ, लेकिन EWS की जो कंडीशंस हैं उसको मैं फुलफिल करता हूँ, तो मैंने इसको रीन्यू करवाया है। मेरे पास एक 21-22 का पड़ा है, एक मैंने ये 22-23 का भी बनवा लिया है, ताकि अपने पास हर साल का होना चाहिए। और कुछ लोगों की क्वेरी ये भी थी कि जिस टाइम पे फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम का होना चाहिए या नहीं। इसकी कोई समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से, तो 21-22 का चाहिए सिंपल आपको, 21-22 का लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपने जो फॉर्म है वो 21-22 में ही जो है अप्लाई किया था और 21-22 के हिसाब से अपनी वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसमें देखें OBC ST ST, हाँ सॉरी एक चीज़ रह गई, ये सेंटर का लेके जाएँ या स्टेट का लेके जाएँ। देखिए वैसे तो मैं हमेशा ही सेंटर का ही बनवाता हूँ, सेंटर की, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि SSC का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं लगभग SSC की ही तैयारी करते हैं, तो हम जो है SSC वो सेंटर का ही मांगते हैं, तो सेंटर का ही वहाँ पे चलेगा। लेकिन वैसे मैं हरियाणा से भी हूँ और रेजिडेंस अपने पास हरियाणा का है, तो मैं कहूँगा कि आप स्टेट का भी बनवा के लेके चले जाएँ। अगर आप मेरी माने, अगर आप अपने बड़े भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, कुछ लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो अपने बेटे जैसा मान लो, मेरी अगर आप मानो तो ये करना कि आप सेंटर का और स्टेट का दोनों ही बनवा के लेके चले जाना। अभी मेरे पास सेंटर का बन के आ गया है, स्टेट का मैंने अप्लाई कर रखा है, यहीं से बिल्कुल सामने अपना वीडियो ऑफिस है, वहीं पे मैंने अप्लाई किया है। 140 रुपये लगते हैं मात्र इसमें, और वहाँ पे लगेंगे 60 रुपये, आपका बन के आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आपको पूरा ऐसे बना के देंगे, मतलब लेमिनेशन करके पूरा बढ़िया झकास एक नंबर है, चमकदार, तो आप बनवा लीजिए। समझ आ गई। कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आप सेंटर स्टेट दोनों ही लेके चले जाओ। अब कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि उस डेट का अगर ना हुआ, वहाँ पे चक्कर पड़ गया, तो देखिए मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ दी हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी मैं पहुँचा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, और कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी बहुत सारे एग्ज़ाम पास हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी वैकेंसियों के वेरिफिकेशन करवाई है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मेरी नॉलेज के बेस पर अगर मैं बात करूँ, तो एक वैकेंसी जब पूरी होती है, वेरिफिकेशन इज़ द लास्ट पॉइंट, वहाँ पे जाकर के आपको छोटी मोटी चीज़ के लिए निकाला नहीं जा सकता। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है कि अगर बंदा इस लेवल तक पहुँचा है कि अब इसके बाद जस्ट जॉब है, तो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं निकाल देंगे कि सेंटर का नहीं है, स्टेट का नहीं है, उस टाइम का नहीं है, इस टाइम का नहीं है। आप होने चाहिए, आपको आप उस चीज़ से बिलोंग करते होने चाहिए, इसका कोई चक्कर नहीं है। हाँ, कोई बड़ा इशू हो गया, मान लीजिए किसी ने अप्लाई और ने किया था, पेपर और दिया, या वेरिफिकेशन और करवाने जा रहा है बंदा, 3 बंदे एक वैकेंसी में घुसे पड़े हैं, वहाँ पे चक्कर बढ़ेगा, लेकिन और कोई समस्या नहीं आएगी। और ये आपको हो ही गया कि एप्लीकेशन फॉर्म तो अपना आपके पास होगा ही, क्योंकि उन लोगों ने ऑप्शन दिया था डाउनलोड करने का। अब इसका भी लोगों का डाउट होगा कि हमारे पास तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, कोई चक्कर की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कौन सा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उस टाइम पे आपको वो देंगे, ताकि एक ऑप्शन देंगे, ताकि वहाँ पे जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल पाओ, अगर उनको ज़रूरत होगी तो। अदरवाइज़ नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा 733 था चेस्ट नंबर, और अपना हरियाणा का PST क्वालिफाई हो गया था। और ये सब बातें हो गई। जो रेजिडेंस वगैरह है वो रीन्यू करवा लो यार, क्या दिक्कत है। अब देखो वेरिफिकेशन तो है ही, करवाओगे तो आगे काम ही आएंगे, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको रीन्यू करवा के लेके ही जाओ, मेरी तो यही मानना है। बाकी भाई कहीं और से अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आपकी इच्छा, ठीक है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को हम धर देते हैं वापस अपनी पुरानी सी फाइल। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिर से मैं एक बार कह दूं कि आपका 8th या 10th की DMC, कुछ लोगों की जो DMC है वो 8th की अगर नहीं है उनके पास, ठीक है यार, टेंशन मत लिया करो, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो। तुम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय बनने वाले हो, तो इन सब चीज़ों की आप जो है परेशानी में ना पड़ा करो। और मैं फिर कहूँगा ज़्यादा मत भटको यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, PET से पहले क्या हो रहा था, सब लोगों को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, PET में पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या लगा, कुछ नहीं लगा। 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगे, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगा, आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, ID और एक फ़ोटो, कुछ लिया उन लोगों ने। वहाँ पे जाके आपको पता है कुछ बड़ा ऐसा हुआ जो हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं क्या मांग लेंगे, वैसा ही आपका वेरिफिकेशन में होगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल सा वेरिफिकेशन है यार, इसके बाद आपको बना देंगे। देखो पहली बात तो माइंड मत करना, वॉचमैन की जॉब है, सब जानते हैं, ग्रुप D लेवल की है, तो कोई हमें IAS या IPS तो बनाने जा नहीं रहे कि
पता नहीं कितनी तरह की वेरिफिकेशन करेंगे, है ना। उनके लिए जो वहाँ पे उसके माइंडसेट से सोचो कि जो बंदा वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने आएगा, बंदा वो नहीं है जो रखे होते हैं 500 रुपये दिहाड़ी पे, वो बंदे नहीं कह रहा हूँ, जो उनका हेड होगा उसका दिमाग देखो किस लेवल का होगा। वो ये सोच रहा होगा कि यार जल्दी इनका निपटाएं यार, अपना काम करें जा करके। इतनी वहाँ पे गौर नहीं की जाती चीज़ों को लेकर के। आपने अगर किसी ने बंदे ने कोई वेरिफिकेशन करवाई है कभी, मान लो फाइनल में रह गया है, तो ये चीज़ें हैं। और एक कल मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने अपने थोड़े बहुत एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि कुछ थोड़ी सी बहुत मेहनत से मेरे कुछ एग्ज़ाम पास हुए थे। तो लोग कह रहे थे कि भाई एनटीपीसी का आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। भाई ज्वाइन मैं तो कर लेता। चीज़ें पता है क्या है, चीज़ें ये हैं कि एनटीपीसी का मेरा जो प्री था वो मेरा क्लियर हो गया। उसमें अगर मतलब आप लोगों ने दिया होगा एग्ज़ाम तो 65 कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। उस टाइम पे मेरे पास 12th थी, ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। हालांकि मैं ग्रेजुएट 2022 में हुआ हूँ। कभी बताऊंगा पूरी आपको लाइफ जर्नी मेरी कैसी रही है, लेकिन अभी बताने का फ़ायदा है नहीं। थोड़े सब्सक्राइब आने दो, 2 लाख होने दो, फिर बताएंगे। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरा प्री तो क्वालिफाई बहुत बढ़िया से, मेरे 80 नंबर थे और 65 वहाँ पे कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइज, ठीक है। तो और मैं मेंस देने गया दिल्ली, मेरे 2 लेवल पास हुए थे। तो वहाँ पे जाकर ऐसा हुआ कि जो मेरा मेंस था ना, वो कुछ फैमिली में ऐसा कुछ हो गया कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अभी जून 2022 की बात है, 9 जून को मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और 12-13 को मेरे दोनों एग्ज़ाम थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी एकदम से सिचुएशन आ जाए कि 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले इंसान एक जो चीज़ें पढ़ता है, मतलब रिवीजन करता है चीज़ों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। और उसमें माइंडसेट मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होती हैं जो, अब ये हारन दे रहा है मेरे से, फालतू लपड़े खाएगा। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है ना, वो अगर लाइफ में हो जाए तो चीज़ें सही नहीं रहती। और मेरा दिल्ली में था और 2 दिन वहाँ पे रहा, दिमाग वैसे ही ख़राब, घर की टेंशन, और इस चक्कर में वहाँ पे मेरे 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे आते हुए भी मेरे से गलत ऑप्शन टिक हो गया। और मेरे को घर पे आने की जल्दी थी, मैं तो जा ही नहीं रहा था मेंस देने एनटीपीसी का, लेकिन माता जी ने धक्के से मेरे को भेज दिया कि नहीं तू दे के, या कोई चक्कर नहीं है, ऐसी तो होती रहती है दिक्कतें फैमिली में। तो उसमें मेरा 1.5 नंबर से मेरा मेंस जो है वो कट ऑफ से रह गया। लेकिन ऑल्दो ऐसी कंडीशंस आती रहती हैं, बहुत बार लाइफ में ऐसा आपके भी आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पर्सनली भी थोड़ा जानें, ना कि यूट्यूब के माध्यम से। हाँ दोस्तों, हम उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, ये सब हवाई बातें होती हैं भाई। जब आप 3-4 साल की मेहनत करोगे ना और मैच्योर हो जाओगे, तब ये वीडियोस देखना बंद कर दोगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, स्ट्रेटजी पढ़ लो, 10 दिन में कर लो तैयारी, 10 दिन में मैथ कर लो, 2 दिन में रीजनिंग कर लो, 5 दिन में इंग्लिश कर लो, है ना। ये सब चीज़ें देखना बंद कर दोगे। और जिस दिन आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देखना बंद कर दोगे ना, समझ लेना तुम सही डायरेक्शन में हो और अब तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है। हाँ, स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देखो, लेकिन ऐसा मत करो कि 10 घंटे पढ़ते हो और बीच में से 5 घंटे में तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैसे करें CGL मेंस को पास, कैसे करें CPO को पास, है ना, IAS कैसे बने। अभी 12th की है और IAS कैसे बने NCERT पता नहीं क्या होती है और IAS कैसे बने। और जो यूट्यूबर्स भी हैं कुछ मेरे भाई, लो हम उनको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। अब एक चीज़ आपको और बताऊँ, मैं थोड़ी सी बातें करूँगा यार आपसे, क्योंकि वैसे तो हमारा इंटरेक्शन होता नहीं है, और जिस बंदे को मेरे को सुनना अच्छा लगता है मेरे को सुन लेगा। अब 1-2 दिन की बात है, मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही मतलब सर्च किया कि FCA वॉचमैन का रिजल्ट के बारे में कुछ मैंने सर्च किया। मैं देखें यार कौन कौन से लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। तो मेरे को मिला कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब फालतू, अभी एक पता नहीं कौन सा नाम है उसका, उसने डाल रखी वीडियो कि इसकी डेट आ गई, अपने DV की डेट आ गई पंजाब वाले की। मैंने नीचे कमेंट भी किया, मैंने कहा भाई ऐसे गलत काम मत करो, क्योंकि तुम्हारी इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों की भावनाएं यहाँ तो होती हैं, बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से। क्योंकि जब अब देखो तुम थंबनेल लगा दिया कि डेट आ गई भाई DV की, ये मैं भी कर सकता हूँ और बहुत सारे इसके ऊपर व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन मैं वो चाहता नहीं, वो पाप है भाई। क्योंकि मैंने खुद रगड़ा है चीज़ों को, हम खुद इस दौर से निकले हैं कि एक इंसान की मेंटालिटी क्या होती है। यूट्यूब पे आकर सर्च करता है कि हाँ भाई ये चीज़ की डेट आ गई, तो वो क्लिक करता है बिल्कुल से, और उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर इतना बंदे को गुस्सा आता है, अब देखो, और नीचे वो कमेंट ऑफ होते हैं। तो हमारा बस तो चलता नहीं, लेकिन अगर वो बंदा मिल जाए ना यूट्यूबर कहीं पे, तो उसको उड़ा दे, है ना, ऐसे मन करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी यूट्यूबर मेरा भाई मेरे को देखता है, तो भाई सब्सक्राइबर मेरे को बता दो आप, ठीक है, मेरे से ले लो सब्सक्राइबर, मैं करवा दूंगा। लेकिन ये गलत काम मत करो यार, ठीक है। ये लोगों को ये मतलब भटकने वाली चीज़ें मत करो। अब आप मन में मुझे गाली निकाल रहे होगे, निकालते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से।
क्योंकि मेरा तो क्या है, ना चलेगा तो ना चले, अपन चलाने के लिए नहीं, अपन बताने के लिए आए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी दोस्तों, वेरिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में अपने बताया है, पंजाब वालों को भी और हरियाणा वालों को भी, कि 20 जनवरी से पहले पहले आपकी वेरिफिकेशन होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आज तक इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने जो भी आपको चीज़ बताई है, जिस डेट में बताई है, उस डेट में वो चीज़ हुई है। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो 10 से 20 जनवरी के बीच में आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए इन द सेंस कि आपके एडमिट कार्ड 10 से पहले आ जाएंगे। ठीक है ना। चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे आपके पास जो है चीज़ें जो हैं वो आसान होती हैं। अब ये फाइनल है या नहीं, ऐसा डाउट सभी को है, मुझे में भी है। हालांकि मैं भी आप ही में से एक कैंडिडेट हूँ, मैं कोई FCI का चेयरमैन नहीं हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। और इन्फॉर्मेशन जहाँ कहीं से मिलती है वो पहले मैं देखता हूँ कि सही है भी या नहीं, फिर आप तक लेके आता हूँ। कभी हो सकता है मतलब ऐसा हो जाए कि मैं आपको कोई गलत जानकारी दे दूँ इन फ्यूचर, तो ये मत समझना कि मैंने वो जानबूझ के किया है। मेरे से वो हो सकता है कि क्योंकि हम भी इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। आज थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन कुछ बातें थी जो करनी थी। हमेशा वही चीज़ करते हैं कि दोस्तों ये वैकेंसी है, ये सिस्टम है, जय हिंद जय भारत, ओके ख़त्म कहानी। लेकिन आज कुछ बातें मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मान लीजिए FCI पंजाब में हो गया है और कहीं और भी उनका सिलेक्शन हो रहा होगा। कई लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि हमारा CPO भी क्लियर है, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। एक ये FCI एग्ज़ाम को आप लाइफ मत समझो, पूरी ज़िंदगी आप वॉचमैन बन के मत निकालना। आप इसको एक बेस समझो, आप इसको एक बैकअप समझो, आप इसको एक मतलब इंडिपेंडेंट उसको समझो कि आप अब घर वालों पे डिपेंड नहीं हो, किसी और पे डिपेंड नहीं हो। अब चीज़ें आप अपने लेवल से, अपने हिसाब से करोगे। तो एक बैकअप, एज ए बैकअप इसको लेके चलो। इंसान की बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, अगर आप उनको पहचान पाएँ तो आप SSC CGL UPSC IAS IPS बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है। और कहीं लोग मुझे देख रहे होंगे यूट्यूब वीडियो से, कुछ जो है हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी फिर कह रहा हूँ कि कैंडिडेट हूँ एक, है ना। एक इमेच्योर एज है अभी, हालांकि एज तो कोई मेच्योर इमेच्योर होती नहीं, लेकिन अगर एज का डाटा देखें तो वो इमेच्योर है। अब 21-22 साल की एज में थोड़ा बहुत कर रहे हैं। और कुछ लोगों को जब मैं मिलूँगा तो हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बिल्कुल ऐसे मतलब हैप्पीली मिलो। कुछ लोग मेरे पे कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैं PET में गया था तो कुछ लोग ऐसे कमेंट मार रहे थे फालतू का। मैंने कहा यार तुम्हें मैं रिप्लाई करूँगा नहीं, हालांकि रिप्लाई करना मुझे इतना अच्छे से आता है ना कि जुबान बंद हो जाएगी, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि हम वो नहीं, हम हैं। ठीक है जी। तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों। जय हिंद जय भारत।